हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक। मेरे यूट्यूब चैनल DRS एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने कुछ पहले वीडियो में मैथ्स के बारे में एक्सरसाइज नंबर 1.1 बता चुका हूं, क्लास 10th का। ठीक, आज मैं आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 लेकर आने वाला हूं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि उससे पहले हमारी एक थ्योरम है जिसको कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। आज हम उसके बारे में सबसे पहले डिस्कशन करेंगे और फिर उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या होती है। ठीक, तो देख सकते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, देखते हैं ये कह क्या रही है। ठीक, तो every composite number can be expressed as a product of its prime and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occur. Okay, तो यहाँ पे आप देखेंगे every composite number हमारा क्या था, भाज्य संख्या। every composite number can be expressed मतलब उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं as a product of its prime number. Okay, मतलब इसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। किसको? भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर को। ठीक है ना। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। क्या कह रहा है? इसका जो फैक्टराइजेशन होगा, फैक्टर होगा, वो यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। ठीक है ना, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ओकर। सीधी सी बात कहें तो यूं कह सकते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। ठीक है ना, किसी भी कंपोजिट नंबर का जब हम फैक्टर करेंगे तो उसको एक प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में हम लिख सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं एग्जांपल कैसे। देखिए क्या कहता है, एवरी कंपोजिट नंबर के बारे में बात कर रहा है। हम कोई भी कंपोजिट नंबर ले रहे हैं, ठीक है ना। आइए लेते हैं, देखिए हम 20 ले रहे हैं। ठीक, तो 20 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर्स जो होंगे हमारा मोर देन 2 होंगे। मोर देन 2 कैसे कह सकते हैं, 1 एंड इटसेल्फ के अलावा, 1 एंड 20 के अलावा भी हमारे जो होंगे इसके फैक्टराइजेशन होंगे, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर। ओके, तो यहाँ देखते हैं हमारा इसका कितना आता है। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे करेंगे, देखिएगा, यही कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 10 2 5 10 एंड 5 1 5। तो इसका फैक्टराइजेशन कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 5। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या कह रहा है कि इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, 2 स्क्वायर इंटू 5। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 इंटू 2 है और 2 इंटू 2 को हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर में लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 यानी कि 2 इंटू 5। ओके, 2 हमारा जो है वो क्या है, एक हमारा प्राइम नंबर है एंड 5 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं आप 20 को हम एक प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारी थ्योरम भी देखिए यही कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है ना, देखेंगे एवरी कंपोजिट नंबर यानी कि प्रत्येक भाज्य संख्या कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है ना, प्रदर्शित की जा सकती है एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। किसके रूप में, एक प्राइम के प्रोडक्ट के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, प्राइम नंबर। ठीक है ना, और क्या होना चाहिए, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आप देख सकते हैं यहाँ अगर कोई अदर संख्या आती है, ठीक है ना, जैसे हम कोई भी रख सकते हैं, कोई हम प्राइम नंबर रखते हैं, ठीक है ना, 2 7 एंड 11 कुछ भी, तो देखिए क्या होगी, हमारी यह नंबर सीधा सीधा बदल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम यूं कह सकते हैं, तो ये जो हमारा नंबर है 2 स्क्वायर इंटू 5, ये हमारा क्या है, यूनिक है, अद्वितीय है, इसके जैसा कोई अदर नंबर नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसा कोई अदर नंबर नहीं मिलेगा जिसका फैक्टराइजेशन 2 स्क्वायर इंटू 5 हो। ठीक है ना,
2 एंड 5 जिसका फैक्टराइजेशन हो, अदर नंबर हमको नहीं मिल सकता। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ठीक, सीधी सी बात है, कोई भी फैक्टर करने पर हम उसको प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के रूप में। वही हमारा क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, तो आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ गया होगा। आइए हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज में। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। एक्सप्रेस इस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, जो कोई हमारा नंबर होगा उसको प्राइम फैक्टर में हमको दिखाना है। ठीक है ना, जैसे ये देखिए हमारा फर्स्ट क्या है 140। ठीक है ना, 140 को क्या करना है, प्राइम फैक्टर में शो करना है। सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, आइए यहाँ पे देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वैसे बताना थोड़ा कहीं भी अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कौन सी संख्या लेते हैं, वह छोटी प्राइम नंबर की सबसे छोटी से छोटी संख्या। ठीक, प्राइम नंबर की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 2। ओके, 2 लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से 1 जा 40 एंड 0 अगेन 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 5। ओके, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो 140 का हमारा जो फैक्टराइजेशन आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हैं सॉल्यूशन करके 140 इज इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमारा हो गया 140 का फैक्टराइजेशन। ओके, तो इसको देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि कोई भी नंबर हमारा 2 बार लिखा है तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। इंटू में है तो 3 टाइम्स है तो उसको बोलते हैं क्यूब कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमारा क्या है 2, हमारा 2 टाइम्स है तो 2 क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 लिख सकते हैं ऐसा जी, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, 2 हमारा क्या है 2 स्क्वायर, 2 हमारा हो गया प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर एंड 7 प्राइम नंबर। तो देखिए 140 का जो फैक्टराइजेशन है, जो फैक्टर है वो क्या है प्राइम, इसीलिए हम क्या कहेंगे ये क्या है प्राइम फैक्टर ऑफ 140। ठीक, समझ में आ गया। सिंपल यही प्राइम फैक्टराइजेशन जो हम करते हैं वही हमारा होता है ये प्राइम फैक्टर ऑफ नंबर। ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड नंबर, सेकंड नंबर आप करिएगा, आसान है। ठीक, थर्ड नंबर हम करते हैं क्या हमारा 3 8 2 5। ओके, तो इसका जब हम करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका भी इसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक, प्राइम फैक्टर निकालेंगे कैसे, यूं करेंगे कितना है 38 एंड 25। ओके, तो आइए इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। क्या आएगा, सबसे पहले 8 3 11 एंड 2 13 5 18। ठीक है, ये सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम किससे चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। ये देखिए 2 से डिविजिबल तो है नहीं। देखिए एक रूल्स होता है डिविजिबल का, जो कि ये हमारा अभी देख पा रहे हैं कि 2 से डिविजिबल नहीं है। जिस किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 एंड 8 होता है वही हमारी नंबर्स क्या होती है 2 से डिविजिबल होती है। लेकिन यहाँ लास्ट जो डिजिट है नंबर का वो क्या है 5, इसलिए हमारी ये नंबर क्या होगी 2 से डिविजिबल नहीं होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 3 भी हमारा प्राइम नंबर है ना, 3 भी हमारा प्राइम नंबर। जब 3 भी हमारा प्राइम नंबर है तो हम 3 से देखते हैं। ठीक है ना, 3 का भी एक डिविजिबल रूल होता है। चलिए आगे हम उसको आपको दिखा देंगे। ठीक है ना, बता देंगे कि डिविजिबल रूल्स क्या होते हैं। फिलहाल आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, सॉरी
3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 2 2 7 जा 3 7 जा 21 and 3 5 जा 15। ओके, एंड नेक्स्ट अगेन देखते हैं ये हमारा किससे है, पुनः 3 चेक करते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके, एंड देन नेक्स्ट आगे चेक करते हैं 5 2 7 and 4 11। यहाँ से अब हमको दिख रहा है कि मतलब 3 से अब ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। जब आपको डिविजिबल रूल्स हम बता देंगे तो फिर आप इसको देख कर बता सकते हैं ये किससे डिविजिबल होगा और किससे नहीं। चलिए हम आगे उसको बता देंगे। आइए यहाँ देखते हैं ये हमारा किससे डिविजिबल होगा, 5 से। ओके, तो यहाँ देखेंगे 5 8 जा 40 and 5 5 जा 45। ओके, सॉरी 85, ठीक। एंड 5 से अगेन करते हैं तो 5 1 जा 5 and 35, 5 7 जा 35। ओके, तो कितना आ गया 17 and 1। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा 38 25 का फैक्टर क्या आ रहा है, 3 3 5 5 and 17। यहाँ राइट डाउन करते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना। क्या आएगा 3 into 3 into 5 into 5 into 17, ठीक। देख पा रहे हैं। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, जैसा कि ऊपर वाला लिखे हैं, आप देख पा रहे हैं 2 into 2 2 स्क्वायर, मतलब जितने नंबर्स होते हैं हमारे, ये 2 हमारे जितनी बार लिखा होगा उतना ही हम पावर में लिख देते हैं। ओके, देख पा रहे हैं 3 स्क्वायर हम कर सकते हैं क्योंकि 3 हमारा कितना है 2 टाइम्स, 2 ऊपर लिख दिए रेज़ टू द पावर 2। ओके, 3 स्क्वायर इंटू 5 भी हमारा 2 टाइम्स है, आप देखिए 5 स्क्वायर इंटू 17, क्यों, क्योंकि 17 हमारा 1 ही है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं इसका जो फैक्टर आया, फैक्टर ये कितना है 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 भी हमारा क्या है प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, 17 प्राइम नंबर। ओके, तो ये जो हमारा फैक्टर आया वो क्या है, प्राइम्स का फैक्टर है। ये किसमें है, ये सारे प्राइम नंबर्स है हमारे, क्या है प्राइम नंबर्स। इसलिए हम कहेंगे ये जो है फैक्टर, ये 38 25 का प्राइम फैक्टर है। ओके, समझ में आ गया, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिख लिया आपने, मिटा दें। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट हम करते हैं 5th नंबर। ओके, 5th नंबर क्या है 74 and 29, 74 29, यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी देखिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स का निकालते हैं, ठीक है ना। इसका करेंगे 74 and 29। ओके, इसका करेंगे तो हम कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है ना। इसका हम सबसे पहले सबसे छोटा काउंट लेते हैं 2, 2 से हमारा ये डिविजिबल नहीं है, 3 से 3 भी हमारा डिविजिबल नहीं है। ओके, 5 नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 and 0 आना चाहिए तब 5 डिविजिबल होता है। 7 चेक करते हैं, 7 1 7 and 4 0, 7 से भी नहीं है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या आता है 11, 11 से देखते हैं, 11 से भी नहीं होगा। 13, 13 से भी नहीं होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट हमारा किससे होगा 17। ओके, 17 से होगा जब 17, आइए देखते हैं, पढ़ा पढ़ते हैं टेबल, ठीक है ना। 4 टाइम्स आएगा सबसे पहले 74 and 68। ओके, कितना आएगा 6 and 2 62। ओके, एंड 3 टाइम्स आएगा एंड 7 टाइम्स आएगा फिर, ठीक है ना, 7 टाइम्स। अब इसको देखते हैं 437 हमारा किससे डिविजिबल है, ठीक है ना। इसको 17 से करें क्योंकि पीछे अब तो होगा नहीं, आगे ही हो सकता है।
17 नहीं होगा। अब कौन सा अगला हमारा प्राइम नंबर आता है, वो आता है हमारा 19। ओके, तो 19 से करते हैं, देखते हैं। 19 टू जा 38, 19 टू जा 38, 5, 19 3 जा 57। ओके, एंड ये 23 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये खुद से ही डिविजिबल होगा। ओके, तो हम देखते हैं 74 29 का हमारा फैक्टर कितना है, 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो 17 है हमारा वो भी प्राइम नंबर, 19 वो भी प्राइम नंबर, एंड 23 ये भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर। ठीक है ना, तो इसका हम बोल सकते हैं ये हमारा क्या है, 74 29 का ये क्या हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक, इसका आप सेकेंड और फोर्थ नंबर खुद से करिएगा, आसान है, बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, ठीक, आइए देखते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए, देखते हैं हमारा फर्स्ट नंबर क्या है। फर्स्ट है हमारा 26 एंड 91, 26 एंड 91। ओके, तो क्या कहता है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, तो एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन सबसे पहले 26 का करते हैं। 26 का करेंगे कितना आएगा, 2 13 13 1। ओके, सॉल्यूशन 26 का कितना होगा, 2 इंटू 13, 91 का देखते हैं कितना आएगा। ठीक है ना, 91 का देखते हैं, 91 का कितना आएगा, 7 इंटू 13, 7 इंटू 13। ओके, ये तो हो गया हमारा दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, अभी हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो देखते हैं एलसीएम क्या होता है हमारा, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए जो हमारा दो बार लिखा होता है, क्या जो हमारा दोनों में होता है उसको हम एक ले लेते हैं। ठीक है ना, एक ले लीजिए एलसीएम के लिए। ठीक है ना, एक ले लिए, और जो सिंगल सिंगल बचते हैं उन सभी का हम इंटू कर देते हैं। अभी क्या बचा, 13 का हम एक तो ले लिए, दोनों में है तो एक ही लेंगे। ठीक है ना, इसका अभी 7 बचा है तो इंटू 7 एंड इंटू क्या बचा, 2। ठीक है ना, तो आइए इसको इंटू करते हैं, 30 इंटू 7 टू 14। ओके, देखिए यहाँ पे क्या आया, 13 इंटू 14। ठीक है ना, इसको अब आगे करते हैं, क्या आएगा, 13 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा, 182। ठीक है ना, 14 3 42 एंड 14 4 18। ओके, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 182। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा अभी क्या निकालना बाकी है, एचसीएफ। ठीक है ना, तो एचसीएफ आइए यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। ठीक है ना, तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। तो एचसीएफ हमारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है। एचसीएफ हमारा क्या होता है, जितना हमारा कॉमन मिलता है। ठीक है ना, जितना हमारा कॉमन मिलता है उसी का हम इंटू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 ही कॉमन है। सिर्फ कितना कॉमन है, यहाँ पे इंटू में 1 लिख सकते हैं, इंटू में 1 लिख सकते हैं, तो 1 एंड 13, और 13 जो हमारा कॉमन उसको ले लेते हैं, 13 और क्या कॉमन है, 1, 13 और 1 इंटू करेंगे कितना आएगा, 13। ओके, तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आया हमारा 13। ठीक, अभी क्या बोल रहा है आगे,
एलसीएम एंड एचसीएफ तो हम फाइंड कर चुके, क्या बोलता है, ठीक है ना, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कह रहा है इन्हीं दोनों नंबर्स का जो मल्टीपल होगा हमारा, ठीक है ना, प्रोडक्ट होगा, वही हमारा क्या होना चाहिए, इनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम यहाँ पे, एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है ना। नाउ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, एलसीएम कितना आया है इसका 26 और 91, एलसीएम कितना है 182 इंटू एचसीएफ कितना 13, ओके, इसका इंटू करें, 13 टू जा कितना होता है 26, ठीक है ना, 26 6 कैरी 2, ओके, इतना आएगा हमारा, आप इंटू कर सकते हैं, ठीक है ना। 13 और 182 का इंटू करें कितना आएगा 23 एंड 66, ठीक, ये हमारा क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ, यदि हमारा इन दोनों का नंबर का प्रोडक्ट भी हमारा कितना आ जाता है, इतना ही आ जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, कितना है 26 इंटू 91, ठीक है ना, इसको भी आप इंटू करेंगे तो कितना आएगा 23 एंड 66, ठीक। तो फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं, ऊपर थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ठीक है ना यहाँ पे, तो उसके आगे आप क्या लिख सकते हैं, हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक, ये क्या हो गया हमारा वेरीफाई हो गया, ठीक है ना, वेरीफाई हो गया, ठीक, समझ में आ रहा, समझ में आ गया पूरा। क्या किए हम, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 26 एंड 91 का हम क्या किए, सबसे पहले फैक्टराइजेशन किए, फैक्टराइजेशन करने के बाद यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा था भी इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है, ठीक है ना, फैक्टर, उसके बाद जब दोनों का फैक्टर आ गया उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसका एलसीएम निकाल लिए, फिर उसके बाद हम क्या किए उसका एचसीएफ निकाल लिए, ठीक है ना, फिर उसके बाद हमारा बोलता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना, तो हमारा कितना आया 2366, फिर उसके बाद क्या किए हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल लिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मीन्स ये जो दो नंबर दिए हैं इन्हीं का प्रोडक्ट, ठीक है ना, तो इनका हम प्रोडक्ट कर दिए कितना है 2366, ये और ये हमारा जब इक्वल हो गया तो ये वाला हमारा वेरीफाई हो गया, क्योंकि ये भी दोनों पक्ष हमारा बराबर है, ठीक है ना, दोनों साइड से हमारे बराबर हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ओके, क्या है वेरीफाइड, ठीक। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी का हम देखते हैं थर्ड नंबर, सेकंड नंबर आप खुद से करेंगे, ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, हम ही सेकंड बता दे रहे हैं, क्या है हमारा सेकंड नंबर, क्या है हमारा क्वेश्चन, $510 एंड 92, ये तो आसानी लग रहा है, इसको आप कीजिएगा, मैं इसका नेक्स्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसका नेक्स्ट बता दे रहा हूँ, थर्ड नंबर, तो क्या है 336 एंड 54, ओके, तो इसको जब हम करते हैं
तो वही चीज यही करना है हमको, एलसीएम फाइंड करना है, इसका एचसीएफ फाइंड करना है और इसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो वही चीज हम करेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं कि 336 का फैक्टराइजेशन कितना आता है। ओके, कितना है, 2 से करेंगे, 2 2 2 and 3 7 21 and 7 1 7। ओके, ये तो आ गया इसका क्या, फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन में, ठीक है ना, सॉल्यूशन करते वक्त ये लिखते हैं क्या आएगा, 336 का कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यही आया है। 4 हमारे 2 है एंड एक 3 और एक 7, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा। आगे अगला देखते हैं, हमारा किसका निकालते हैं फैक्टराइजेशन, 54 का। ओके, 54 का फैक्टराइजेशन निकालते हैं, क्या आएगा देखिएगा। सबसे पहले 2 से, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, 3 9 3 3 जा एंड 3 1। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा 54 का फैक्टराइजेशन कितना आया, 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, ये तो हो गया हमारा फैक्टर, ठीक है। अब क्या निकालना है हमको, निकालना है हमको एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम ऑफ 336, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। वो लिखने की पूरा जरूरत नहीं है। एलसीएम ऑफ 336 एंड 54, इसको आप ऐसे लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, जो हमारा 2 टाइम्स होते हैं उसको क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं सबसे पहले। तो ये 2 मिल रहा है हमको, एक बार लिख लिए। ये 2 सॉरी, अब 2 तो है ही नहीं, ठीक है ना। अब इसमें 3 है तो इसमें भी 3 हम ढूंढते हैं। ये 3 मिला तो इसको भी हम एक बार लिखेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये 3 उसके बाद और कुछ कॉमन है क्या, देखिएगा, नहीं, अब कॉमन नहीं है। तो इसको क्या करेंगे, इसको टोटल हम लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 एंड 3 इंटू 3, ठीक है ना। इसका टोटल हम इंटू करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। सबसे पहले इसको सिंपली लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 7। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसका एलसीएम कितना आएगा। इसको जब हम इंटू करेंगे तो इंटू करने के बाद देखिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 3 3 जा 9 एंड 9 9 3 जा 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27 इंटू 7। और जब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसका आएगा 3024। ओके, ये हमारा क्या आएगा, एलसीएम आ गया, ठीक, समझ में आ रहा। तो नेक्स्ट आइए हम देखते हैं कि इसका एचसीएफ क्या आता है, ठीक है ना। एलसीएम यहाँ पे लिख दें, टोटल इंटू करके कितना आया है, समझ में तो आ गया ना। ओके, 3024। ओके, ये तो हो गया था हमारा एलसीएम। आइए फाइंड करते हैं हमारा एचसीएफ क्या आएगा। एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉमन आते हैं, सिर्फ एचसीएफ में क्या करते हैं हमारा कि जो कॉमन आते हैं सिर्फ उसी को ही बस लिखते हैं, ठीक है ना। तो 2 हमारा कॉमन है, 2 को हम एक बार लिख लिए। और हमारा क्या कॉमन है, एक 3 कॉमन है इंटू में, ठीक। 2 इंटू 3 कितना आ गया एचसीएफ हमारा
6। ठीक है ना, समझ में आया इतना? ओके, अब आइए आगे हमें क्या करना है, इसको हमें अभी वेरीफाई करना है। ठीक है ना, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर उसके बाद राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ क्या कितना है। ओके, देखिए HCF हो गया हमारा 336 एंड 54 का 6 एंड LCM 336 एंड 54 इक्वल टू कितना आया है, 3024। ओके, और मैं बाकी मिटा देता हूँ और आगे हम वेरीफाई करते हैं। ठीक है ना, ओके, देखते हैं आगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, LHS में क्या करेंगे, LCM इंटू HCF, इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है ना, तो देखिएगा LCM कितना है हमारा 3024 इंटू HCF क्या है हमारा 6 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम इसको इंटू करते हैं, हमारा जो LCM और HCF का इंटू आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसका इंटू करते हैं, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12 एंड 2 14 4 6 0 एंड 1 6 3 जा 18 18144। ओके, इतना आया, क्या है हमारा LCM इंटू HCF का प्रोडक्ट। ठीक है ना, अब देखते हैं अगला हमारा क्या कहता है, राइट हैंड साइड हमारा क्या है, RHS क्या है हमारा, वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, टू नंबर्स हमारे कौन कौन से, 336 एंड 54, 336 एंड 54, इसका भी आप इंटू करेंगे, कितना आएगा 18144। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये क्या हो गया, वेरीफाई। ओके, तो आइए इसका आप एक कीजिएगा जो सेकंड नंबर है। ठीक है ना, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि क्या कहता है। ठीक है, तो आइए देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ देखिए जो आज तक आप लोग जिसको फैक्टराइजेशन कहते थे आप लोग ना, फैक्टराइजेशन मेथड से अपना LCM निकालना, HCF सेम जो आप काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं वही चीज है ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बोल रहे हैं इसका LCM एंड HCF फाइंड करना है, उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इसके फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 17। ओके, 17 का हम फैक्टर करते हैं तो देखिए 17 अपने आप में प्राइम नंबर है। ओके, तो 17 जो होगा हमारा वो अदर वन एंड इटसेल्फ, मतलब खुद अथवा एक से ही कटेगा और दूसरे नंबर से तो कटेगा नहीं, तो इसलिए ये 17 से ही डिविजिबल होगा। 17 1 जा 17, तो 17 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 17। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है 23। यहाँ आप देखेंगे 23 भी हमारा क्या है एक प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर, और जब 23 भी प्राइम नंबर है तो ये खुद के अलावा एक से कटेगा। ठीक है ना, और उसके अलावा किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो ये भी 23 से डिवाइड होगा, 23 1 जा 23, 23 का फैक्टर कितना आएगा 1 इंटू 23। इसी प्रकार हमारा 29 है, 29 का भी क्या है हमारा प्राइम फैक्टर है, और ये किससे डिवाइड होगा 29 से, 29 1 जा 29। ओके, 29 का हमारा फैक्टर क्या होगा 1 इंटू 29। आइए अब क्या करते हैं, इसका LCM और HCF फाइंड करते हैं। ओके, तो देखते हैं
LCM ऑफ 17, 23 एंड 29 क्या होगा, ठीक है ना। तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन होता है उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है ना, और जो कॉमन नहीं होता उसको हम क्या करते हैं, इंटू कर देते हैं। तो 1 के इंटू करने से तो कोई मतलब निकलेगा नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको यदि आप इंटू करेंगे टोटल तो इसका इंटू करना पर आएगा 11339। ओके, आप इंटू करके देख सकते हैं इसको कि 11339 आएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसका HCF क्या होगा। HCF ऑफ 17, 23 एंड 29। तो HCF क्या होता है, जो हमारे फैक्टर में कॉमन मिलते हैं हम उसी को ले लेते हैं, ठीक है ना। जो हमारे फैक्टर में कॉमन मिलते हैं, तो कॉमन क्या है हमारा, सिर्फ और सिर्फ 1 हमारा तीनों में मिल रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा 1, ठीक है ना। इसका आप अपने से करने की कोशिश कीजिएगा, पहले की ही तरह है, बहुत आसान है। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वो हमारा 4th क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे हमारा सबसे पहले दिया हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 का क्या है, कितना है, 9 है, ठीक है ना। HCF हमारे पास देखिए दिया हुआ है पहले से यहाँ पे, ठीक है ना, और हमें फाइंड क्या करना है, LCM, इसी का हमें LCM फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है, हमें भगवान ने एक ही चीज तो दी हुई है अभी तक, क्या है वो, HCF, ठीक है ना। हाँ, इसको हम लिख देते हैं, ठीक। अब तो हमारे पास कुछ है नहीं, देखते हैं आगे कैसे करते हैं, ठीक है ना। आपको याद होगा दोस्तों कि कुछ समय पहले हमने एक पढ़ा है क्या, वी नो दैट LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक। निकाल तो वैसे हम इसको ऐसे भी सकते हैं, नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड से फैक्टर करके निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी मेथड यहाँ पे यूज करने के लिए नहीं बोला है। लेकिन ये जो हमारे पास दिया हुआ है इसका भी तो कहीं ना कहीं उपयोग करना होगा हमें, तो उसको उपयोग करने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इस मेथड को अप्लाई करें, ठीक है ना। याद आया ये क्या है, अभी कुछ समय हम पहले इसको वेरीफाई कर रहे थे, वही चीज है। यहाँ से देखिए इस HCF को यदि हम नीचे भेज देते हैं तो हमारा LCM निकल आएगा, ठीक है ना। तो आइए अप्लाई करते हैं, LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वो टू नंबर्स कौन से हैं, 306 एंड 657, 306 एंड 657। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स उसका तो हो गया। अब देखिए यहाँ पे LCM है और HCF हमारा क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। HCF को जब हम यहाँ पे भेज देंगे तो HCF हमारा कितना दिया हुआ है, देखिए HCF हमारा इसका कितना दिया हुआ है 9, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, इसको देखिए कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे इसको कर देते हैं, कितना आएगा, इतना आएगा, ठीक है ना, 34 इंटू 657। इसको यदि हम करते हैं तो LCM इक्वल टू कितना आएगा हमारा, इसका यदि हम इंटू करते हैं हमारा कितना आएगा, देखेंगे आप, आ जाएगा 22338, ठीक, यही होगा हमारा आंसर। एक बार पुनः देखिएगा मैंने क्या किया है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, HCF दिया हुआ है, तो HCF को हम यहाँ पे लिख दिए, जो हमारे पास दिया होता है। देखिए सॉल्व करने का तरीका सबसे अच्छा यही होता है कि जो दिया है सबसे पहले हम उसको लिख लें, तो क्या होता है कि सामने हमको दिखता रहता है कि हमारे पास दिया क्या क्या, हम इसको कहाँ पे उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, फिर उसके बाद यदि दिया है तो इसका तो कहीं ना कहीं उपयोग करना होगा हमें LCM निकालने के लिए, ठीक है ना, LCM ही निकालना है हमको इसका। तो यहाँ पे हम एक
फार्मूला कह सकते हैं या फिर इसको ऐसे स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसको हम पढ़ चुके हैं पहले भी, प्रीवियस के क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो यहाँ पे ये जो दिया है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो हमें इसलिए अप्लाई किया यहाँ पे मैंने कि देखिए यहाँ पे एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ को यहाँ पे भेज देते हैं और एचसीएफ हमारा दिया भी हुआ है, और ये हम कर ही सकते हैं क्योंकि हमारे पास टू नंबर्स हैं और उसका प्रोडक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए इस प्रकार सॉल्व करने से हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर क्या कहता है, ठीक है ना। आइए देखिए हमारा नंबर 5 क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर 6 टू द पावर n, ठीक है ना, कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे जो n है वो हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। क्या कहता है कि हमारा जो 6 टू द पावर n है, इसका जो डिजिट है लास्ट n की जगह पर नेचुरल नंबर, यानी कि हम कुछ भी रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, पावर में 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है ना। और वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो कह रहा है कि 6 टू द पावर n जो है, इसका जो हम आगे सॉल्व करते चले जाएंगे इसका फैक्टर, तो क्या इसका जो लास्ट डिजिट होगा, इसको आगे जैसे ही हम सॉल्व करते हैं, जैसे एज एग्जांपल ले सकते हैं 6 टू द पावर हम करते हैं 2, तो कितना आता है, 36 आता है। तो देखिए यहाँ पे 0 से खत्म नहीं हो रहा है, इसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। यही पूछ रहा है, क्या लास्ट डिजिट इसका 0 आ सकता है या नहीं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि देख कंडीशंस क्या होती हैं 0 लास्ट डिजिट 0 आने की, ठीक है ना। सबसे पहले यदि हम बात करें, यदि कोई नंबर का लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 आता है, मतलब वो नंबर क्या होगी, हमारा 10 से डिविजिबल होगी, ठीक है ना। या तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट, जैसे देख सकते हैं 100 हो गया, ठीक है ना, 5 to 8 0, लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो ये हमारा 10 से डिविजिबल जरूर होगा, ठीक है ना। 10 से डिविजिबल ऐसे डिविजिबल होगा, 528 आ गया, ठीक है ना। या फिर एक बात और यहीं पे कही जा रही कि यदि कोई भी नंबर के अंत का डिजिट जो होगा हमारा वो 0 तब आएगा जब उसके फैक्टर में हमारा क्या क्या इंक्लूड हो गए, 2 इंटू 5 जब इंक्लूड हो गए उसके फैक्टर में, तभी हमारा क्या आएगा, लास्ट डिजिट उस नंबर का 0 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा क्या दिया हुआ है, 6n, 6 टू द पावर n, ठीक है ना। इसका यदि हम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 की पावर n, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको देख रहे हैं आप। तो इसके देखिए फैक्टर में 2 इंटू 3 आ रहा है, ठीक है ना। सीधी सी बात यदि हम समझे, कोई भी अंक है 5 इंटू 3 इंटू 6 सॉरी 7 इंटू 11 इंटू 2, ठीक है ना। ये यदि है तो हम निश्चित तौर से कह सकते हैं ये हमारी नंबर 0 में जाकर समाप्त होगी, इसका लास्ट डिजिट जो होगा 0 हो सकता है। क्यों, क्योंकि इसका जो फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5, क्या 2 एंड 5 ये इंक्लूड है, ठीक है ना। 2 एंड 5 इंक्लूड है, तो वो नंबर हमारा 0 से खत्म हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका देखिए, इसका मल्टीप्लिकेशन हमारा कुछ भी हो, n कुछ भी, ठीक है ना, हो सकता है, लेकिन 5 इंटू 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 10 होगा, और 10 का किसी भी नंबर में आप यदि इंटू करेंगे, ठीक है ना, तो क्या आएगा लास्ट में, ये हमारा नंबर जो होगा 10 से हमेशा डिविजिबल होगा, इसको ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सीधा कह रहा है कि कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट 0 तब होगा जब वह नंबर हमारी 10 से डिविजिबल होगी, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उस जो संख्या होगी हमारी, उस संख्या की जो फैक्टराइजेशन हो, उस नंबर के फैक्टराइजेशन में 2 एंड 5 इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 टू द पावर n, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा 6 टू द पावर n, 2 इंटू 3 सिर्फ इतना आ रहा है। यदि यहाँ पे हमारा इंटू में 5 आ जाए तो ये हमारा खत्म हो सकती है। क्यों, क्यों क्योंकि 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, और 10 इंटू 3 30, और 30 हमारा 10 से ऑफकोर्स डिविजिबल है, ठीक है ना, देख सकते हैं। लेकिन इसके फैक्टराइजेशन में हमारा क्या है, 5 इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा नंबर कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसका
कारण आप बता सकते हैं। सिंपली लिखने का तरीका हमारा ये रहेगा, फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n is equal to 2 into 3 whole power n। ओके, यहाँ पे it can be observed that 5 is not included in the factorization of 6 to the power n। okay, therefore 6 लास्ट, therefore क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इसका जो होगा 6 to the power n का लास्ट डिजिट 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है ना। therefore लास्ट डिजिट ऑफ 6 to the power n will not end with 0। ओके, ये हुआ आपका आंसर, ठीक है ना। कैसे, दोबारा से सुनिएगा मैं क्या बताया। यहाँ पे आप बता सकते हैं, सबसे पहले पूछता है यहाँ पे कि ये जो 6 to the power n, ठीक है ना, उसका जो लास्ट डिजिट होगा हमारा क्या 0 पर खत्म होगा, ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो वहां पे हमारी सिर्फ दो कंडीशन या फिर एक ही कंडीशन, उसको हम दो तरीके से बता सकते हैं कि कोई भी नंबर जो है, ठीक है ना, एनी नंबर्स whose factorization included 2 into 5 in that factorization is called and that number will end with that digit 0। ओके, कह सकते हैं कि वह नंबर जिसके फैक्टराइजेशन में 2 into 5 हमारा क्या होगा, इंक्लूड होगा, उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा हमारा 0 पर समाप्त हो सकता है, ठीक है ना, या फिर वो हमारी संख्या 10 से डिविजिबल होनी चाहिए। ये हमारी कंडीशन थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n क्या आएगा हमारा, ये आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको देखने पर सीधा सीधा पता चल रहा कि 2 तो है हमारे इसके फैक्टराइजेशन में, लेकिन 5 नहीं है। और जब 5 नहीं है, 2 into 5 यानी हमारा 10 उसके फैक्टराइजेशन में नहीं आएगा, तब तक वो हमारा फैक्टराइजेशन क्या होगा, 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, उसका लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकता। ओके, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, मतलब ये देखा जा सकता है या फिर ऑब्जर्व किया जा सकता है कि 5 इज नॉट इंक्लूडेड इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n। 5 जो है इसके फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं है। therefore लास्ट डिजिट ऑफ 6 to the power n will not end with डिजिट 0। यहाँ पे लिख सकते हैं डिजिट 0, ठीक है ना, डिजिट 0। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, ठीक है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, मिटा दें, ठीक, मिटाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। कहता है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 आर कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। कह रहा है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है और ये नंबर, ठीक है ना, ये हमारे कंपोजिट नंबर क्यों हैं, इसको हमको बताना है, ठीक है ना। ये तो पता है कि कंपोजिट नंबर्स हैं, लेकिन क्यों हैं।
तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर्स हमारे क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पहचानने का तरीका बताते हैं आपको, ठीक है ना, कि है तो क्यों है। देखेंगे कि हमारे क्या होते हैं, दो नंबर्स होते हैं, और वो है, पहला होता है जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि जो नंबर्स होगा वो खुद के अलावा 1 से डिविजिबल होगा, उसके अलावा किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। मीन्स कह सकते हैं उसका खुद फैक्टराइजेशन जो होगा वह खुद होगा और 1 होगा, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। और कंपोजिट नंबर क्या होगा, 1 और खुद के अलावा भी अलग हमारे फैक्टराइजेशन उसके हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं, ठीक। ये हो गया पहचानने का तरीका। तो आइए हम लिखते हैं, इसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ये लिखा है, इसको सॉल्व करके 1 नंबर बना लेते हैं, फिर इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक। जैसे देखिएगा 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यही है, ठीक। तो इसको हम इंटू करते हैं, देखिएगा क्या आता है, 7 इंटू 11 क्या आएगा, 77 इंटू 13 प्लस 13, and 17 सॉरी 13 7 जा 119, ठीक। सॉरी 13 7 जा 91, ठीक है ना। 13 7 जा 91 क्या आएगा यहाँ पे 1, एंड कैरी कितना आया 9, एंड 13 7 जा 91 एंड 9 कितना आएगा 100, ओके। एंड प्लस 13 कितना आ जाएगा 14, ठीक। तो ये आ गया हमारे ये नंबर से। अब इस नंबर को हमको बताना है कि ये हमारा कंपोजिट नंबर क्यों है। सबसे पहले आइए इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, हमको कारण खुद पता चल जाएगा। गिनना है 1014, 2 से डिविजिबल होगा 2, 5 जा 10, 0 एंड 2 7, ठीक। 1, क्योंकि 507 जो होता है हमारा क्या होता है प्राइम नंबर, ठीक है ना। 507 हमारा प्राइम नंबर होता है। इसका कितना आया फैक्टराइजेशन, कितना आया फैक्टराइजेशन ऑफ 1014 इक्वल टू 2 इंटू 507, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसे इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहली बात की क्या की गई थी कि कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर को बताना कि है क्यों, और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं कि जिसके खुद और एक के अलावा और कई सारे फैक्टर्स हों, वही हमारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। तो देखिए खुद की बात करें तो क्या है, खुद हमारा 1014 है, और 1 तो ऑलरेडी यू नो, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे कितने फैक्टर आ रहे हैं 2 एंड 507, ओके। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको आगे बताने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, द गिवन the event expression has 2 and 507 as its factor, okay। क्या है, the given expression has 2 and 507 as its factor, therefore this number is composite number, ओके। इसमें से देखेंगे आप, पहला समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है ना। सबसे पहले इसका हम फैक्टराइजेशन किए, इसको सबसे पहले सॉल्व करके हम क्या किए, ये बना दिए, ठीक है ना, एक नंबर्स बना दिए। उसके बाद इसका हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ से हमको पता है कि कंपोजिट नंबर्स होते क्या है, जिसको
खुद के अलावा और एक के अलावा कई सारे फैक्टराइजेशन हो, उसी को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स तो निकालने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन और फैक्टर निकालेंगे। फिर उसके बाद बस वही रीजन बता देना है हमको कि है क्यों, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर है क्यों। यहाँ पे द गिवन एक्सप्रेशन मीन्स इसके पास जो है, जो ये लिखा हुआ है हैज 2 and 507 एज इट्स फैक्टर। इसके फैक्टर्स के रूप में कौन कौन से हैं, 507 and 2, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। आइए सेकंड नंबर ये वाला देखते हैं क्या है, समझ में आ गया, ये नोट डाउन कर लिया आपने, ओके। मिटाते हैं फिर और चलते हैं इसके सेकंड वाले में क्या लिखा हुआ है, ओके। क्या लिखा हुआ है सेकंड वाला, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, ओके। तो यहां से हम इंटू करना स्टार्ट करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं उसी तरह, सेम उसी प्रकार करेंगे, ठीक है ना। यहां से कितना आ जाएगा, 84 and 0 plus 1 इंटू करेंगे इसका, ओके। ये सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में शायद गलती है, 1 मिनट, वेयर इज क्वेश्चन, या एग्जैक्टली यहाँ पे हमारा 5 होना चाहिए, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा गलती थी। यहाँ पे कितना होगा, 5 होना चाहिए, ठीक है, प्लस 5 कितना आ जाएगा, 5045, ठीक है ना। अब इसका हम निकालते हैं फैक्टराइजेशन, 5045 सबसे पहले किससे जाएगा, 5, ओके। तो ये आया इसका फैक्टराइजेशन, तो लिखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ 5045 इज इक्वल टू क्या आएगा, 5 into 1009, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे कि यहाँ पे देखिए हमको रीजन अब पता है, ठीक है ना, ये कंपोजिट नंबर क्यों है, सेम वही है, ठीक है ना। क्या है, द गिवन expression has 5 and 1009 as its factor, therefore this number is composite नंबर, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम थिंग है यहाँ पे भी, इसको सबसे पहले हम सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हमारा कितना आया, 5045। उसके बाद क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन निकालते हैं, फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमें कंपोजिट नंबर्स की जो डेफिनेशन होती है वो इसी से, फैक्टर से ही डिफाइन होती है, इस कारण से हमको ये निकालना होता है। इसी थ्रू फिर बता दिए हम, द गिवन एक्सप्रेशन हैज 5 and 109 एज इट्स फैक्टर, मतलब ये जो हैं तो इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, 5045 के ये फैक्टर्स हैं, इसके अलावा खुद और एक के अलावा ये इसके फैक्टर्स हैं, इसलिए क्या होगा, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। तो ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, ठीक है ना। ठीक, आइए, ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन
7 नंबर क्या कहता है? कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ। क्या कहता है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। क्या कहता है? एक खेल का जो मैदान है, ठीक है ना, वो क्या है? एक राउंडेड है, ठीक है ना, राउंडेड है मतलब गोल, सर्कुलर है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक है ना। सोनिया नाम की कोई एक लड़की है, सोनिया नाम की, जो कि उस ग्राउंड के एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 18 मिनट लेती है, ठीक है ना, 18 मिनट्स। 18 सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ठीक। 18 मिनट कौन लेती है? सोनिया। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, मतलब रवि जो है उसी काम को करने के लिए, मतलब उस फील्ड के एक राउंड लगाने के लिए कितना समय लेता है? सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट, जबकि सोनिया कितनी लेती है? 18 मिनट, ठीक है ना। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। एक ही जगह से एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, सपोज कीजिएगा ये क्या है? हमारा एक फील्ड है, ओके। यहीं पे दोनों खड़े हैं, सोनिया भी, और यहाँ यहीं पे खड़ा है रवि भी, ठीक है ना। देखिए रवि जो है तो 1 मिनट, ये हो गया रवि। रवि हमारा एक राउंड कंप्लीट कर लेता है 12 मिनट में। कितने में? 12 मिनट में, ठीक है ना। और सोनिया यहीं से स्टार्ट करती है। जब वो 12 मिनट में पहुंच गया तो सोनिया कम से कम यूं समझ सकते हैं आप यहीं तक पहुंची होगी, ठीक है ना। जैसे ये चलना स्टार्ट किया, ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, तो यहीं इसी पॉइंट पर दोबारा वापस लौट के आने के लिए कितना समय लिया? 12 मिनट। और सोनिया कितना ले रही है? 18 मिनट। तो निश्चित सी बात है कि रवि पहले पहुंचेगा। रवि यहाँ पहुंच गया तो थोड़ा पीछे रह गई सोनिया, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ तक पहुंच पाई सोनिया। नेक्स्ट राउंड अगेन, नेक्स्ट राउंड यहाँ से पुनः स्टार्ट होता है, तो ये चलते 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 पुनः से यहाँ पे पहुंचता है। तो सोनिया भी मान लीजिए इसका टाइम यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो ये चलते चलते जब तक वो पहुंचे तब तक वो यहीं तक पहुंच पाई। वो यहाँ पहुंच गया, वो सेकंड राउंड में इतना पीछे हो गई। थर्ड राउंड पुनः कंप्लीट किया, रवि कंप्लीट कर ले गया, ठीक है। और सोनिया पुनः इतना पीछे हो गई, क्योंकि सोनिया उससे 6 मिनट ज़्यादा समय ले रही है। तो उसका जब तक कंप्लीट हो जाएगा 6 मिनट पीछे और हो जाएगी सोनिया। समझ पा रहे हैं क्या? पुनः अगला चलते चलते सोनिया यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची। एक वो समय आएगा जहाँ पे सोनिया और रवि दोबारा से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम और स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो जहाँ से स्टार्ट किए थे दोबारा वो कितने समय बाद आके मिलेंगे? देख ही रहे हैं आप कभी ना कभी। आइए दोबारा से देखते हैं, इसी को समझते हैं। ये हो गया हमारा ट्रैक, यहाँ से स्टार्ट करता है, ये हमारा हो गया रवि। रवि स्टार्ट किया और यहाँ पे पहुँच गया 12 मिनट में। जब 12 मिनट पहुँचा, 12 मिनट अभी हुए हैं और रवि पहुँच गया। और सोनिया स्टार्ट की यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहीं तक पहुँच पाई, क्योंकि 12 मिनट में वो कंप्लीट नहीं कर पा रही, 18 मिनट में कंप्लीट करेगी। मतलब कुछ न कुछ अभी उसका डिस्टेंस बचा है कि 6 मिनट में वो पहुँच जाएगी। तो 12 मिनट में रवि तो पहुँच गया, लेकिन वो यहीं पर रह गई, ठीक। अगेन रवि स्टार्ट करता है दौड़ना, तो पुनः 12 मिनट में वो यहाँ पे पहुँच जाता है यहाँ पे, लेकिन पुनः से 6 मिनट पीछे यहाँ पे आ जाती है सोनिया। अगेन 6 मिनट पीछे हो जाएगी थर्ड राउंड में, पुनः 6 मिनट पीछे हो जाएगी अगेन, ठीक है ना, पुनः से। इसी प्रकार करके वो समय आएगा कभी ना कभी जब वो दोनों एक साथ दोबारा से मिल जाएंगे। तो वही हमको बताना है कि कितने मिनट बाद, ठीक है ना। देखिए मैक्सिमम यदि हम बात करें कि कितने मिनट बाद बात कर रहे हैं, सेंस को समझिएगा कि क्वेश्चन हमारा कहना क्या जा रहा है। देखिए यदि हम क्वेश्चन को समझ ले गए तो आधा क्वेश्चन तो हमारा वहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना चाहिए, सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन यदि समझ लिया तो ये मान लीजिए आधा आपका सॉल्यूशन कंप्लीट, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए और समझिए, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, ठीक है ना। तो दोबारा वो कितने समय बाद जाके मिलेंगे, यही पूछ रहा है।
आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट यानी इस पॉइंट पे वो दोबारा कब मिलेंगे या फिर कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सोचिएगा, जब भी वो मिलेंगे, घूम रहे हैं, चल रहे हैं, ठीक है ना, दौड़ रहे हैं, जब मिलेंगे वो उनका क्या होगा, फर्स्ट टाइम होगा मिलने का, ठीक है ना। आगे भी चलते चलते बहुत देर तक दौड़ते रहेंगे तो कई बार मिलते रहेंगे। अभी मिले, मान लीजिए एक बार मिले 36 मिनट बाद, एक बार मिलेंगे आपको 72 मिनट बाद मिल जाएंगे वो, अगली बार मिल गए उसके थर्ड टाइम मिल जाएंगे, उसके बाद और समय बाद 120 मिनट, 125 मिनट, 30 मिनट, ऐसे करके मिलते रहेंगे आगे। लेकिन सबसे कम समय पूछ रहा है, ठीक है ना, वो क्या, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट ईच अदर, ठीक है ना, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हमको सबसे कम वाला समय बताना है, क्या बताना है, सबसे कम वाला, मिनिमम, जो मिनिमम टाइम होगा उनके मिलने का, वही हमको पूछ रहा है। बात समझ में आ गई, और मिनिमम समय, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको मिटा देता हूँ, लेकिन लिख दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, चिंता मत कीजिएगा, है ना। बस एक ही बात तो कही जा रही, वो मैं आपको समझा देता हूँ, अभी परेशान नहीं हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ परीक्षा भी से नहीं, सिर्फ आपको समझने में भी आसानी होगी, और आपको हर क्वेश्चन सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, खुद के लिए पढ़नी चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए 7th क्वेश्चन था, रवि कंप्लीट कर रहा था कितने में, 12 मिनट एंड, क्या नाम था, नेक्स्ट उसका क्या नाम था, गर्ल का, सोनिया, ठीक है। सोनिया कंप्लीट करती है 18 मिनट में, ठीक। तो देखिए कह रहा है कि कितने समय बाद, कितने मिनट बाद वो दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, यही बात कही जा रही। तो सीधे लोवेस्ट यानी कि कम से कम पूछ रहा है ना, तो लोवेस्ट, देखिए लोवेस्ट और टाइम क्या होगा, दोनों का सेम होगा, यानी कि कॉमन होगा, ठीक है ना। लोवेस्ट कॉमन और मल्टीपल में होता है, तो इसलिए देखिए जब कभी भी बात करें कम से कम समय की, कम से कम समय या फिर कम से कम कुछ भी, जो मिनिमम की बात करे, मिनिमम की बात करता है तो क्या हम करते हैं, एलसीएम करते हैं। यदि मैक्सिमम की बात करता है तो वो हमारा होता है एचसीएफ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा एलसीएम ही होगा, इसका आंसर बताएगा, ठीक है ना। तो निकालते हैं एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 क्या होगा, ठीक है ना। देखते हैं सबसे पहले, सॉरी यहाँ पे हम सबसे पहले फैक्टर लिख देते हैं। फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 3, ओके। और 18 का क्या होगा, तो आप जान ही गए होंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 2 इंटू 3, ओके। देखिए इसका हम एलसीएम निकालें, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 कितना आएगा। देखिए यहाँ पे जो हमारे कॉमन होंगे उसको एक बार लिखते हैं, ये हमारा कॉमन है, ये हमारा कॉमन है, 2 इंटू 3 ये 2 बच रहा, 2 इंटू 3, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 6 2 जा 12 एंड 12 3 जा 36, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका एलसीएम आया कितना है, 36। हम एलसीएम क्यों निकाले, ये बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि बात क्या कही जा रही है कि वो कम से कम कितने समय बाद, कम से कम तो नहीं लिखा है लेकिन मतलब उसका यही है कहने का, ठीक है ना, कि कम से कम वो दोबारा से कितने समय बाद उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, कम से कम की बात कर रही है। और समय क्या है, कॉमन, जब दोनों मिलेंगे तो एक समय पे मिलेंगे तो क्या होगा, दोनों का समय क्या होगा, टाइम कॉमन होगा। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब कम से कम की बात की जा रही हो तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आंसर, कितने मिनट में, 36 मिनट में वो जाके दोबारा मिलेंगे। तो आप लिख सकते हैं therefore Sonia and Ravi will meet each other at
starting point after 36 मिनट। ठीक है, देखिए स्टार्ट कहाँ से करते हैं, रवि कंप्लीट करता है 12 मिनट में कंप्लीट करता है पूरा राउंड, और सोनिया कंप्लीट करती है 18 मिनट में। ठीक है ना, सोनिया कंप्लीट करने में ज़्यादा समय ले रही है, एक राउंड कंप्लीट करने में ज़्यादा समय, और रवि कम समय ले रहा है। फिर इसमें पूछ रहा है कि जो हमारा कॉमन पॉइंट हो गया, यानी कि कम से कम कितने समय बाद वो जाके स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है ना, तो वो हमारा क्या होगा, मिनिमम टाइम पूछ रहा है, मिनिमम कम से कम कितने समय में जाकर वो दोबारा मिलेंगे। ठीक है ना, और जब भी मिनिमम की बात करेगा हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, और इसका एलसीएम दोनों का फाइंड करने के बाद कितना आया, 36। इससे हमें पता चला कि सोनिया और रवि दोबारा 36 मिनट्स बाद क्या करेंगे, एक पॉइंट पे, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। ठीक है, मिटा दें, ओके। ठीक है, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब आपको हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के साथ। तब तक आप वीडियो देखते रहिए। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो 1.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक को टच करके उसके बाद 1.1 एक्सरसाइज देखें, उसके बाद ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो आशा करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।